चलिए साहब, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलीसेकेराइड। ओके, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। संभावना तो कहीं से भी है। पता है डाइसेकेराइड आपका यहाँ भले नहीं दिया है, यहाँ पे इस वाले चैप्टर में, लेकिन जब आप डाइजेशन पढ़ेंगे ना, डाइजेशन, लैक्टोज, फ्रक्टोज और इसके बारे में माल्टोज, इस तीनों के बारे में दे रखा है कि ये किसका बना होता है, मतलब इसका मोनोसेकेराइड यूनिट क्या होता है। वहां ये बात जब दे रखा है तो पूछा तो जा ही सकता है ना। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में इनडायरेक्टली वे में है। चलिए, पॉलीसेकेराइड मैंने आपको पहले ही बोला है, पॉलीसेकेराइड आप तब बोलते हैं किसी कार्बोहाइड्रेट को जब मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा हो, तो उसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। सवाल आता है मन में कि सर ये मोनोसेकेराइड एक जैसे होंगे या अलग अलग होंगे? तो ये मोनोसेकेराइड एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर एक जैसे होंगे तो आप उसको बोलेंगे होमो पॉलीसेकेराइड, होमो पॉलीसेकेराइड। और अगर वो अलग अलग होंगे तो आप उसको बोलोगे हेटेरो पॉलीसेकेराइड, हेटेरो पॉलीसेकेराइड। मतलब इसमें भी दो प्रकार की बातें हैं। मैं आपको यहाँ पर होमो पॉलीसेकेराइड में 5 एग्जाम्पल बताऊंगा, हेटेरो पॉलीसेकेराइड में 4 एग्जाम्पल बताऊंगा। होमो पॉलीसेकेराइड में 5 फेमस एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आता है इसमें इनुलिन, ठीक है जी। दूसरा आता है इसमें स्टार्च, ठीक है जी। तीसरा आता है इसमें ग्लाइकोजन, ठीक है जी। चौथा आता है सेलुलोज, ठीक है। और अगला आता है नाग, सॉरी काइटिन, काइटिन नाग एक प्रकार का डेरिवेटिव, शुगर डेरिवेटिव है, ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं कि सर ये बात तो समझ गए कि ये होमोपोलीसेकेराइड है, 10 से अधिक यूनिट होगी, ये बात समझ में आ गई सर। सर इसके मोनोसेकेराइड यूनिट जो है वो है कौन, नाम तो बता दीजिए। बता रहा हूँ, यही तो पूछा जाता है। इनुलिन इज अ होमोपोलीसेकेराइड, इनुलिन इज अ होमोपोलीसेकेराइड एंड इट इज होमोपॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड फ्रक्टोज। मतलब कई सारे फ्रक्टोज, एटलीस्ट 10 से अधिक, एटलीस्ट 10 से अधिक कई सारे फ्रक्टोज आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के मदद से जुड़ जाते हैं, तब जाके इनुलिन का फॉर्मेशन होता है। इनुलिन के बारे में और भी पॉइंट आगे देखेंगे, अभी तो मैं आपको मेन मेन 5 बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज के होमोपॉलीमर हैं, अल्फा डी ग्लूकोज के होमोपॉलीमर हैं। फिर आप सोच रहे होगे सर स्टार्च और ग्लाइकोजन में फिर अंतर क्या है? जब दोनों होमोपॉलीमर अल्फा डी ग्लूकोज का ही है तो अंतर क्या है? अंतर है वही अंतर जो घोड़े और गधे में। अभी बात करेंगे सेलुलोज, इट इज होमोपॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। मतलब बहुत सारे बीटा डी ग्लूकोज एटलीस्ट 10 से अधिक जब जुड़ जाते हैं तो बनता है सेल्यूलोज। एंड लास्ट काइटिन, आपको पता है काइटिन इज होमोपॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, जो एक प्रकार का शुगर डेरिवेटिव है, नाग। ये बातें आपको कंठस्थ याद रखनी है। इनुलिन इज होमोपॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, स्टार्च इज होमोपॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ग्लाइकोज इज आल्सो होमोपॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, सेलुलोज इज होमोपॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज एंड काइटिन इज होमोपॉलीमर ऑफ नाग। आते हैं हेटेरोपॉलीमर पर। मैंने आपको पहले भी बोला हेटेरोपॉलीमर के हम 2-3 ही एग्जांपल समझेंगे, जो भी चारों एग्जांपल समझेंगे अलग से जब हेटेरोपॉलीमर पढ़ेंगे तभी उसका नाम लेंगे। एक कॉन्ट्रोटिन होता है, एक हाइलोरोनिक एसिड होता है। मतलब 4 एग्जांपल मैं आपको फेमस बताऊंगा, वो सारी मैं बाद में ही लूंगा जब मैं लूंगा उसको, ठीक है। हेमिसेलुलर और पेक्टिन, ये 4 मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी उसकी होमोपॉलीमर की यूनिट में आपको बताने वाला नहीं हूँ, अलग से उसको लेंगे, ठीक है। तो पहले होमोपॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर बाद में लेंगे, होमोपॉलीमर पहले लेते हैं, ठीक है। इसमें अभी जो मैंने लिखा ये तो आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। फिर से एक बार बता रहा हूँ, इनुलिन होमोपॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ही होमोपॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, सेलुलोज इज होमोपॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज एंड काइटिन इज होमोपॉलीमर ऑफ नाग। आप देख पा रहे हो
सर यहाँ पर अल्फा और बीटा दो टाइप की बॉन्डिंग पाए जाने की संभावना है, देख पा रहे हो, है ना? मतलब क्योंकि या तो अल्फा अल्फा ही सारे जुड़े रहेंगे ना, अल्फा बीटा का तो बात ही नहीं होता है, या तो सारे अल्फा अल्फा ही जुड़े रहेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब अल्फा और अल्फा के बीच में बॉन्डिंग होता है ना, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा ग्लाइको, चलिए आइए अगले स्लाइड पे बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, जल्दी से, चलिए अगले 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 स्लाइड पे बताते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ ना बच्चे, मैं बोल रहा हूँ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन पॉलीसेकेराइड, ठीक है? मैं कह रहा हूँ ये दो प्रकार का हो सकता है, एक हो सकता है अल्फा बॉन्डिंग और एक हो सकता है बीटा बॉन्डिंग, ठीक है? अल्फा बॉन्डिंग एंड बीटा बॉन्डिंग। मैं बोल रहा हूं ना, जो ये अल्फा बॉन्डिंग होता है ना, ये अल्फा बॉन्डिंग सॉफ्ट होता है और ये बीटा बॉन्डिंग जो होता है टफ होता है, मतलब हार्ड होता है। अब बोलोगे सर बॉन्डिंग हार्ड और टफ क्या होता है? बॉन्डिंग तो हार्ड और टफ कुछ भी नहीं होता है। जब अल्फा बॉन्डिंग से पॉलीमर बनते हैं तो वो पॉलीमर सॉफ्ट होते हैं, और जब बीटा बॉन्डिंग से पॉलीमर बनता है तो वो हार्ड होता है। ये उसका केमिकल नेचर है। जब अल्फा बॉन्डिंग होता है तो मॉलिक्यूल दूर दूर ही रहते हैं, और जब बीटा बॉन्डिंग होता है तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, और जब पास पास चीजें आ जाती है तो हार्ड तो होगी, जो पॉलीमर होगा वो हार्ड तो होगा ही। तो ये मैंने सॉफ्ट और हार्ड जो लिखा वो लिखा मैंने पॉलीमर के बारे में, लेकिन वही पॉलीमर होमोपॉलीमर पॉलीसेकेराइड में हार्ड होगा जो अल्फा बॉन्डिंग वाला होगा, और वही टफ होगा जो बीटा बॉन्डिंग वाला होगा। मैं आपको ये भी बताऊं, जो अल्फा बॉन्डिंग वाले हैं वो सॉफ्ट होते हैं पॉलीमर, उसको तोड़ने वाले एंजाइम नेचर में अबंडेंट है, खूब पाए जाते हैं। ऐसा एंजाइम जो अल्फा बॉन्डिंग को तोड़ दे खूब है, लेकिन जो बीटा बॉन्डिंग को तोड़ दें ऐसे एंजाइम नेचर में रेयरली पाए जाते हैं ही नहीं, एंजाइम ऐसे नेचर में नहीं है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, जहां पे भी बीटा बॉन्डिंग पाए जाने वाले पॉलीसेकेराइड मिल गए उसको तोड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके तोड़ने वाले एंजाइम है नहीं। फिर आप उसको हीट दे के तोड़ सकते हो, एंजाइम से ब्रेक तो नहीं कर सकते, फिर उसको आप मैकेनिकल जर्क दे के तोड़ सकते हो। हीट दे के मैकेनिकल जर्क दे के तोड़ना ये नेचुरल ब्रेकिंग नहीं है। लेकिन जहाँ अल्फा बॉन्डिंग है ना, उसको आप नेचुरली ब्रेक कर सकते हो एंजाइम से, क्योंकि उसको तोड़ने वाले एंजाइम नेचुरली मिल रहे हैं। इसका मतलब अल्फा बॉन्डिंग वाला जो भी पॉलीमर होगा, जो पॉलीसेकेराइड होगा, उसको तोड़ने वाले एंजाइम नेचर में अबंडेंट हैं। मतलब इस अल्फा बॉन्डिंग जिस पॉलीसेकेराइड में पाया जाता होगा वो पॉलीसेकेराइड ज्यादातर स्ट्रक्चर बनाने में भाग नहीं लेते होंगे, क्योंकि अगर वो किसी भी चीजों का स्ट्रक्चर बनाने में भाग ले लिए तो वो तो इजिली ब्रेक हो जाता है ना, वो तो इजिली ब्रेक हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर बनाने में भाग नहीं लेंगे तो करेंगे क्या? ये ज्यादातर फूड स्टोरेज के तौर पर पाए जाते हैं, और फूड स्टोरेज जो होता है स्टोर करते हैं पॉलीमर के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड, और जब उसको उससे एनर्जी लेना होता है तो पहले उसको मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करते हैं, और मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करने के लिए जो मोनोमर के बीच में यूनिट बना है, बॉन्ड बना है, बॉन्ड बना है यूनिट के बीच में, वो सॉफ्ट है तो इजिली ब्रेक होगा, और वो कौन है? अल्फा बॉन्डिंग सॉफ्ट पॉलीमर बनाता है। तो इसका मतलब ऐसे जो भी मोनोसेकेराइड होंगे जो सॉफ्ट बॉन्डिंग रखते होंगे, अल्फा बॉन्डिंग रखते होंगे, वो फूड स्टोरेज में काम आते हैं। और ऐसे जो भी होंगे बीटा बॉन्डिंग रखने वाले पॉलीसेकेराइड, वो सभी पॉलीसेकेराइड किसी न किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी न किसी सेल के किसी न किसी चीजों का स्ट्रक्चर बना रहा होगा, लेकिन वो फूड स्टोरेज में काम नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अगर उसको स्टोर किया जाए तो कल को वो फिर टूटेगा ही नहीं, तो फिर स्टोर क्यों किए थे? जब वक्त पे काम ही नहीं है तो स्टोर क्यों किए थे? इसका मतलब ये बात आपको समझ में आ गई, जो जो पॉलीसेकेराइड में अल्फा बॉन्डिंग होगा उसको दोबारा तोड़ा जा सकता है, पॉलीमर को पॉलीसेकेराइड को तोड़ा जा सकता है, लेकिन जिसमें जिसमें बीटा बॉन्डिंग होगा वो तोड़ा नहीं जा सकता, वो पॉलीसेकेराइड बन गया तो बन गया। अब उसको अगर तोड़ना है तो हीट टेम्परेचर वगैरह देना पड़ेगा, मैकेनिकल जर्क वगैरह देना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तब जाके वो टूटेगा बॉन्डिंग, ठीक है? तो ये अल्फा और बीटा बॉन्डिंग कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ खड़ा करिए जल्दी से। मुद्दे की बात यह है कि अल्फा बॉन्डिंग से बना हुआ पॉलीमर सॉफ्ट होता है और बीटा बॉन्डिंग से बना हुआ पॉलीमर हार्ड होता है।
जो सॉफ्ट होता है वो स्टोरेज फूड की तरह काम आ सकता है, और जो हार्ड होता है वो किसी न किसी चीजों का स्ट्रक्चर बनाने में काम आ सकता है। मुद्दे की बात यही है। इसी बिहाफ पर अब मैं पॉलीसेकेराइड को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। इसी बिहाफ पर मैं पॉलीसेकेराइड को अब दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। एक होते हैं फंक्शनल पॉलीसेकेराइड और एक होते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। फंक्शनल पॉलीसेकेराइड को हम लोग कई बार डाइट्री पॉलीसेकेराइड भी कहते हैं। नोट्स में नहीं, आप चाहो तो ऐड कर लेना। डाइट्री पॉलीसेकेराइड भी कहते हैं। कितने लोगों को नाम से समझ में आ गया इसका काम? कितने लोगों को नाम से काम समझ में आ गया? आइए समझाते हैं। ये जो पॉलीसेकेराइड है फंक्शनल या डाइट्री, नाम से पता चल रहा है ये हम डाइट में लेंगे, खाएंगे, एक्स्ट्रा खा लिए हैं तो स्टोर कर लेंगे। इसका मतलब ये हमारे बॉडी में आएगा, फिर कभी भी हम इसको अपने बॉडी के फंक्शन में यूज कर सकते हैं। मतलब आएगा और ये टूट सकता है पॉलीसेकेराइड, और अगर एज ए पॉलीसेकेराइड स्टोर हुआ है तो फिर कल को जरूरत पड़ने पे तो टूटना है इसको। इसका मतलब ये जो है वो कौन है? स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, जो स्टोर होता है। ठीक है। और जो स्ट्रक्चरल है वो आप समझ गए, पार्ट ऑफ एनी स्ट्रक्चर ऑफ सेल। मतलब ये टूटेंगे नहीं, वही बात है। इसमें आप जान रहे स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड में बॉन्डिंग कौन सा होगा? लीजिए लिख लेता है, लिख देते हैं यहाँ पे। बॉन्डिंग कौन सा होगा इसके पास? बीटा बॉन्डिंग। इसके पास बॉन्डिंग कौन सा होगा? अल्फा बॉन्डिंग। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। आपने नाम सुना होगा स्टार्च का, सुना ही होगा। और आपने नाम सुना होगा ग्लाइकोजन का, सुना ही होगा। स्टार्च हो, ग्लाइकोजन हो, ये सब क्या होते हैं? स्टार्च प्लांट के अंदर स्टोर होता है, ग्लाइकोजन एनिमल के अंदर स्टोर होता है। तो ये जो स्टोर होते हैं हमारे एनिमल के अंदर मसल सेल्स हैं, वहां स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है, कुछ लोअर एनिमल में भी स्टोर होता है ग्लाइकोजन, और स्टार्च प्लांट के अंदर स्टोर होता है। ये पॉलीसेकेराइड है भाई साहब, अभी समझाया। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन बोथ आर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। नाम से पता चल रहा अल्फा बॉन्डिंग होगा, और इजिली ब्रेक हो सकता है। ये पॉलीमर बन के आया जहां पे भी, ये फिर इजिली ब्रेक हो सकता है। लेकिन मैं दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं आपको, सेलुलोज, काइटिन। काइटिन हेटेरोपॉलीमर है, काइटिन हेटेरोपॉलीमर है। यहाँ पे मैंने कहा ना चार नाम आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। सॉरी, काइटिन इज ऑल्सो होमोपॉलीमर, सॉरी काइटिन इज होमोपॉलीमर। इधर आइए, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, कॉन्ड्रियोटिन, हाइलुरोनिक एसिड, ये सारे हेटेरोपॉलीमर है। ठीक है। तो इसमें पैक्टिन, ये भी आपका क्या आता है? इधर ही आता है स्ट्रक्चर वाले में। पैक्टिन हो गया, सेलुलोज हो गया, हेमीसेलुलोज हो गया। लीजिए हेमीसेलुलोज भी मैं लिख देता हूं इधर। पैक्टिन हो गया, काइटिन हो गया। इसमें ये दोनों क्यों ना होमोपॉलीमर, और ये दोनों कौन है? हेटेरोपॉलीमर है। लेकिन ये सब कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, और आपने पढ़ा भी है सेल में। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, याद है ना? प्लांट के अंदर सेल वॉल में, याद आया? काइटिन फंजाई के अंदर सेल वॉल में। फिर क्या वो टूटता है? नहीं टूटता है, वो सेल वॉल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। हाँ, लेकिन स्टार्च प्लांट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोर होता है, जहां भी फोटोसिंथेसिस चलता है, और फिर वो जरूरत पड़ने पे टूटता भी है। ग्लाइकोजन एनिमल में स्टोर होता है, लिवर सेल्स, मसल सेल्स के अंदर। इमरजेंसी कंडीशन में फिर वो टूट के ग्लूकोज भी देता है। इसका मतलब जो फंक्शनल या डाइट्री हैं वो ब्रेकेबल हैं, बाद में टूट सकते हैं। वो ऐसा पॉलीसेकेराइड है जिसमें अल्फा बॉन्डिंग है, और स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड ऐसा है जिसमें बीटा बॉन्डिंग है। वो टूट नहीं सकते हैं, वो परमानेंटली किसी न किसी सेल के स्ट्रक्चर का पार्ट है। कितनों को समझ में आ गया? डाइट्री और फंक्शनल और स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। शिवानंद समझ में आ रहा है जी? यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले जल्दी से यहाँ से यहाँ तक। 1 2 3 क्लिक। वन टू थ्री क्लिक। वन टू थ्री क्लिक।
अब हम आगे बढ़ते हैं, और आपको पता है इसमें से सभी जितने भी आपको दिख रहे हैं होमोपॉलीमर, ये सभी हमें पढ़ना है। इनुलिन, इंसुलिन नहीं है, ध्यान रखिएगा। इंसुलिन एक प्रोटीन है भाई साहब, गलत मत कर देना। ये इनुलिन है, इंसुलिन नहीं है, इनुलिन है, ये ध्यान रखना। इनुलिन ये भी पढ़ना है, स्टार्च पढ़ना है, ग्लाइकोजन पढ़ना है, सेलुलोज पढ़ना है और काइटिन पढ़ना है। आज एटलीस्ट इन दोनों को निपटा देते हैं, एक साथ पढ़ेंगे दोनों को कंपैरेटिवली, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। आइए स्टार्ट करते हैं, टेबल के फॉर्म में स्टडी करते हैं। एक तरफ हेडिंग डालते हैं हम लोग क्या, स्टार्च, और एक तरफ हेडिंग डालते हैं ग्लाइकोजन। बच्चों मैं आपको बता दूं, स्टार्च हो या ग्लाइकोजन हो, ये दोनों ही होमोपॉलीमर हैं, लेकिन फिर स्टार्च के दो कैटेगरी पाए जाते हैं। यस, एक होता है एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। आइए बच्चों इसके बारे में आपको हम डिटेल जानकारी देते हैं। इधर एमाइलोज के बारे में पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। यहाँ एमाइलोपेक्टिन के बारे में पॉइंट लिखेंगे और इधर ग्लाइकोजन के बारे में पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। ये अगले पेज पे भी चला जाएगा पॉइंट। इधर लिखेंगे एमाइलोज के बारे में, इधर एमाइलोपेक्टिन, एंड देन इधर लिखेंगे इसके बारे में, ग्लाइकोजन के बारे में। अगले पेज पे भी जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। ठीक है, चलिए ये बात करते हैं क्या करके। पहला क्या भाई, पहले एमाइलोज, देन एमाइलोपेक्टिन, देन ग्लाइकोजन। एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम सभी के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, सभी का अगर आपको पता है ये सभी होमोपॉलीमर है, क्योंकि स्टार्च होमोपॉलीमर, ग्लाइकोजन होमोपॉलीमर। भले स्टार्च का दो अलग अलग कैटेगरी है, कौन है, एमाइलोज एक एमाइलोपेक्टिन। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका यूनिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, यूनिट लिखेंगे सभी का। इसका भी यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज ही है, यस। इसका भी यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज ही है, क्योंकि स्टार्च है ना। और इसका भी यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज ही है, मतलब ये तीनों के मोनोमर यूनिट जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज ही है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एमाइलोज जो है, एमाइलोज हो या एमाइलोपेक्टिन हो, ये दोनों स्टोर्ड फूड की तरह एक्ट करते हैं। स्टोर्ड फूड इन प्लांट, ठीक है। ये स्टोर्ड फूड इन प्लांट, प्लांट के अंदर स्टोर्ड फूड की तरह यह एक्ट करते हैं। मतलब प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज या तो अमाइलोज के फॉर्म में होगा या अमाइलोपेक्टिन के फॉर्म में होगा। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोजन के बारे में, ग्लाइकोजन के बारे में। इट इज स्टोर्ड फूड इन एनिमल, इन एनिमल, और एनिमल के अंदर कहा, मसल सेल और लीवर सेल के अंदर। मैं आपको बता दूं बच्चों, ये और भी अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड की तरह एक्ट करता है, जैसे कि मोनेरा किंगडम बैक्टीरिया, वहां भी ये स्टोर्ड फूड की तरह एक्ट करता है। कुछ प्रोटिस्टा के अंदर भी, वहां भी ये स्टोर्ड फूड की तरह एक्ट करता है। लेकिन ये मेनली स्टोर्ड फूड कहाँ का है, एनिमल का है। कई बार हम लोग ग्लाइकोजन को प्लांट स्टार्च भी कह देते हैं, यस। प्लांट स्टार्च क्यों कहते हैं आप समझ रहे हो, सॉरी एनिमल स्टार्च, अरे अरे अरे, कई बार हम लोग इसको एनिमल स्टार्च भी कह देते हैं। समझ में आ गया होगा क्यों। अरे प्लांट के अंदर स्टोर्ड फूड अगर स्टार्च है तो एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन है, तो क्या ग्लाइकोजन भी एक स्टोर्ड फूड ही है एनिमल का, यस। और स्टार्च भी एक स्टोर्ड फूड है प्लांट का। इसी वजह से ग्लाइकोजन को कई बार एनिमल स्टार्च कह देते हैं। सभी लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया क्यों बोलते हैं, अरे बोलिए। तीसरा पॉइंट, बॉन्डिंग।
देखिए, बॉन्डिंग समझाने से पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ। एमाइलोपेक्टिन का जो स्ट्रक्चर होता है अनब्रांच्ड होता है, सीधा लीनियर, लीनियर एंड अनब्रांच्ड, कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। और एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन ये ब्रांच्ड होते हैं। अभी मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। ये हाईली ब्रांच्ड होते हैं, ये हाईली ब्रांच्ड होते हैं बच्चे। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा दूंगा। चलिए, अगर मैंने कहा अल्फा डी ग्लूकोज, मैं अल्फा डी ग्लूकोज को ऐसे मान लूं, एक डब्बा ऐसे, कोई दिक्कत किसी को? मैंने कहा अल्फा डी ग्लूकोज कई सारे आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं, और बॉन्डिंग यहाँ पे 1,4 लिंकेज ही होता है, अल्फा 1,4 लिंकेज। अरे जैसे वहां माल्टोज में 2 ग्लूकोज जुड़े थे, याद करो, ग्लूकोज ग्लूकोज अल्फा 1,4 लिंकेज से, वैसे ही कई सारे ग्लूकोज जुड़ेंगे। और पता है ऐसे जुड़ेंगे ग्लूकोज, ध्यान दीजिए इधर, जुड़ते जा रहे हैं ग्लूकोज। कौन है? अल्फा डी ग्लूकोज, जुड़ते जा रहे हैं। और इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, हेलो, ये बॉन्डिंग, ये दिस वन, ये बॉन्डिंग का क्या नाम है? अल्फा 1,4 लिंकेज। ठीक है? अरे अल्फा 1,4 लिंकेज क्यों भाई? यहाँ पे 1 नंबर कार्बन है और ये 4 नंबर कार्बन है, ये 1 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये 4 नंबर, ये 1 नंबर है, ये 4 नंबर है। और यहाँ पे इसका ये क्या था, ये 1 नंबर है और इसका इधर था 4 नंबर। ठीक है? मुझे रिभा बताएगी सोच के, रिभा बताएगी सोच के, एक ये वाला है मोनोसैकेराइड यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज, एक ये वाला है मोनोसैकेराइड अल्फा डी ग्लूकोज। इन दोनों में कौन ऐसा स्ट्रक्चर है, मतलब इन दोनों में कौन ऐसा मोनोसैकेराइड यूनिट है जिसका एल्डिहाइडिक कार्बन अभी भी फ्री है, जिसका एल्डिहाइडिक कार्बन अभी भी फ्री है? जल्दी बताओ, लास्ट या फर्स्ट? जल्दी। सर फर्स्ट का, अरे भांट, लास्ट का होगा, लास्ट वाला होगा। नशेड़ी, ये पहले फर्स्ट कहां से आ गया? नो सर, फर्स्ट वाला बॉन्ड बना लेता है फिर। सही जवाब है कि लास्ट। क्यों पता है? यहाँ पे जाने के मैंने 1 नहीं लिखा। अरे इसका भी तो 1 होगा रे भांटो, और इसका जो ये 1 होगा, ये पहले एल्डिहाइडिक कार्बन था कि नहीं था? अपने कलेजे पे अंदर के पूछो, था कि नहीं था? था ना एल्डिहाइडिक कार्बन? मुझे ज्योति बताएगी। अगर कहीं एल्डिहाइडिक कार्बन फ्री हो तो बताओ, वो एंड रेड्यूसिंग होगा या नॉन रेड्यूसिंग होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। फिर से बोलिए। अगर यहाँ पर एल्डिहाइडिक कार्बन फ्री है, अगर यहाँ पर एल्डिहाइडिक कार्बन फ्री है, तो ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिक सॉल्यूशन में टेस्ट पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा? मतलब रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर, करेगा, पॉजिटिव मतलब ये देगा। रेड्यूसिंग एंड है। मुझे बताएगा नवीन, ये चौथा नंबर कार्बन अल्कोहलिक कार्बन है कि एल्डिहाइडिक कार्बन है? नवीन, यस सर। अल्कोहलिक कार्बन है कि एल्डिहाइडिक कार्बन है? चौथा नंबर, चौथा वो नंबर, अल्कोहलिक है। ये अल्कोहलिक कार्बन है क्या? अल्कोहलिक कार्बन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेडिक सॉल्यूशन में रिएक्शन देता है, शो करता है क्या? तो क्या ये वाला पूरा, अच्छा बताओ, इस वाले फर्स्ट नंबर जो मोनोसैकेराइड यूनिट है अल्फा डी ग्लूकोज, क्या इस वाले ग्लूकोज का एल्डिहाइडिक पार्ट फ्री रहा? नहीं सर। क्यों नहीं रहा? सर वो उसके साथ अटैच है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लिया, तो क्या इसका फ्री रहा एल्डिहाइडिक पार्ट? नहीं ना। तो क्या ये बेनेडिक्ट और फेलिक सॉल्यूशन में पॉजिटिव टेस्ट देगा? नहीं देगा। तो ये नॉन रेड्यूसिंग एंड है, ये एनसीईआरटी में लिखा है आपके। ये रेड्यूसिंग एंड है और ये नॉन रेड्यूसिंग एंड है। और इसको कैसे लिखा उन्होंने? लेफ्ट हैंड डायरेक्शन, जो लीनियर स्ट्रक्चर होती है पॉलीसैकेराइड की, उन्होंने लिखा है कि लीनियर स्ट्रक्चर में लेफ्ट हैंड डायरेक्शन नॉन रेड्यूसिंग एंड होते हैं और राइट हैंड डायरेक्शन रेड्यूसिंग एंड होते हैं। सही लिखा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डायरेक्शन पे फर्स्ट मोनोसैकेराइड यूनिट है और राइट हैंड डायरेक्शन में लास्ट मोनोसैकेराइड यूनिट है, और लास्ट वाले मोनोसैकेराइड यूनिट का अभी भी एल्डिहाइडिक कार्बन फ्री है और वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिक सॉल्यूशन में टेस्ट पॉजिटिव अभी भी देने की टेंडेंसी रखता है। लेकिन एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितना भी बना दूं मैं, मेरी मर्जी, 10 से अधिक बनाऊंगा मैं तो, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर मैंने एक पॉलीसेकेराइड बनाया है तो मुझे रिभा बताएगी कोई भी पॉलीसेकेराइड, मैं एक लंबा चेन बनाया, कितने भी नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड में उसमें जोड़ दूं, उसमें कितने मोनोसेकेराइड में मतलब कि एल्डिहाइडिक पार्ट फ्री होगा जो टेस्ट पॉजिटिव देगा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ। चलिए सर बोलिए। जो लास्ट वाला होगा। बस केवल एक, केवल एक। और बताओ पॉलीसेकेराइड कहने का क्या शर्त है, एटलीस्ट 10 से अधिक होना चाहिए मोनोसेकेराइड यूनिट। आपको क्या लगता है 10 में 9 है नॉन रेड्यूसिंग और एक है रेड्यूसिंग, तो आपको क्या लगता है कि वो रेड कलर का प्रेसिपिटेट बना लेगा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में? नहीं ना, कभी नहीं मिलेगा यार। अगर वो पॉलीमर है और उसके 9 यूनिट बोलते हैं कि हम रेड्यूसिंग टेस्ट नहीं देंगे क्योंकि हमारा एल्डिहाइडिक पार्ट अब फ्री ही नहीं है, हम बॉन्ड बना लिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तभी तो हम पॉलीमर के फॉर्म, और एक ही कार्बन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन देता है, तो उसके उस कॉम्प्लेक्स के साथ क्या परमानेंटली अटैच हो जाएगा और प्रेसिपिटेट बना लेगा? संभव ही नहीं है। यही कारण है कि सारे पॉलीसेकेराइड नॉन रेड्यूसिंग नेचर के होते हैं। कितनों को समझ में आ गया कंसेप्ट? क्यों सारे नॉन सर एक बार रेड्यूसिंग? क्या बोले? सर एक बार फिर से बताइएगा ये वाला जो फिर से बता सब- देता हूँ मैं, यहाँ पे की स्ट्रक्चर बना के समझा देता हूँ, ध्यान दीजिए इधर। 1 सेकेंड, ये टाइम आउट हो रहा है। चलिए आइए, मैंने कहा कि एक पॉलीसेकेराइड है और पॉलीसेकेराइड में कई सारे मोनोसेकेराइड हैं। ये एक अल्फा डी ग्लूकोज, ये अगला अल्फा डी ग्लूकोज, ये अगला अल्फा डी ग्लूकोज, ये अगला अल्फा डी ग्लूकोज एंड सो ऑन, एटलीस्ट 10 अल्फा डी ग्लूकोज तो होगा ही होगा। ये पहला नंबर अल्फा डी ग्लूकोज है, ध्यान दीजिएगा, मैं रोमन नंबर से दिखा रहा हूँ, पहला नंबर, दूसरा नंबर, सो ऑन, और एटलीस्ट ये 10वां नंबर, ठीक है। और ये सारे के सारे आपस में जिस बॉन्ड से जुड़े हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही है, ठीक है, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही है। मैं कह रहा हूं ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसा है, अल्फा 1,4 लिंकेज, अल्फा 1,4 लिंकेज है। और 1,4 का मतलब यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन होगा और ये फोर्थ कार्बन होगा, ऐसे इसका फर्स्ट, इसका फोर्थ, इसका फर्स्ट, इसका फोर्थ, इसका फर्स्ट, सो ऑन, एंड इसका फोर्थ और इसका फर्स्ट। और आपको पता है कि फर्स्ट कार्बन क्या होता है, एल्डिहाइडिक कार्बन होता है ना, तो ये एल्डिहाइडिक कार्बन है, ठीक है, एल्डिहाइडिक कार्बन है। और यहाँ पे भी फोर्थ नंबर कार्बन होगा, ये एल्डिहाइडिक कार्बन नहीं है, ये अल्कोहलिक कार्बन है, ये एल्डिहाइडिक कार्बन नहीं है, ये अल्कोहलिक कार्बन है। तो एंड जो बचे हैं किनारे, एक तरफ अल्कोहलिक कार्बन है और एक तरफ एल्डिहाइडिक कार्बन है। आपको पता है कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में पॉजिटिव टेस्ट देने की टेंडेंसी रखता है या तो एल्डिहाइडिक कार्बन या तो कीटोनिक कार्बन, तो ये देगा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का टेस्ट पॉजिटिव और ये नहीं देगा, ये वाला एंड नहीं देगा। बाकी इस पूरे में अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 7 10, इन सभी में 9 को ऐसा मोनोसेकेराइड यूनिट होगा जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि इन सभी के जो एल्डिहाइडिक कार्बन थे वो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गए। कौन सा बॉन्ड? अल्फा 1,4 लिंकेज। तो उन सभी के एल्डिहाइडिक कार्बन फ्री नहीं है, तो वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा और एक ही कार्बन पॉजिटिव टेस्ट देगा। अगर पॉलीमर है उसमें मेजॉरिटी टेस्ट नहीं दे रहा है, एक ही दे रहा है, तो ओवरऑल आप उस पॉलीमर को नॉन रेड्यूसिंग मानेंगे, क्योंकि एक एंड केवल दे रहा है पॉजिटिव टेस्ट, बाकी सारे मोनोसेकेराइड यूनिट नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आप उसको ओवरऑल नॉन रेड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन भले ही नॉन रेड्यूसिंग, सवाल आएगा क्या नॉन रेड्यूसिंग शुगर के पास रेड्यूसिंग एंड होता है? यस होता है। इसका एक एंड जो ये लास्ट वाला है, ये RHS राइट हैंड साइड और ये LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये है फर्स्ट नंबर मोनोसेकेराइड, ये लास्ट नंबर मोनोसेकेराइड इसमें चेन में पॉलीसेकेराइड में, ये आपका नॉन रेड्यूसिंग एंड है, ये आपका रेड्यूसिंग एंड है। बाकी बीच में जितने भी मोनोसेकेराइड यूनिट है सभी नॉन रेड्यूसिंग है, लेकिन एंड की बात चलिए, एंड तो 2 ही होगा एक लीनियर स्ट्रक्चर में, तो ये भी नॉन रेड्यूसिंग, बीच में सारे यूनिट नॉन रेड्यूसिंग और लास्ट वाला ये एंड रेड्यूसिंग एंड है। तो यही एनसीईआरटी में लिखा है कि एक पॉलीसेकेराइड चेन में राइट हैंड डायरेक्शन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में या फैलिंग सॉल्यूशन में टेस्ट पॉजिटिव दे देता है, लेकिन लेफ्ट हैंड डायरेक्शन टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता बेनेडिक्ट और फैलिंग सॉल्यूशन में। और फिर भी हम एक पॉलीसेकेराइड यूनिट को
नॉन रेड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। व्हाई? तो कारण ये है कि इस पॉलीसेकेराइड चेन में ज्यादातर कंपोनेंट जो इसके यूनिट हैं वो तो नॉन रेड्यूसिंग ही शो कर रहे हैं, क्योंकि सभी का फर्स्ट कार्बन जो एल्डिहाइड कार्बन था वो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गया, तो उसके फ्री एंड बचे ही नहीं है जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में रिएक्शन दे पाए, इसीलिए आपने उसको ओवरऑल नॉन रेड्यूसिंग बोला, जबकि उसके पास रेड्यूसिंग एंड एक है। बोलिए अब समझ में आया? सभी को हाथ खड़ा कीजिए जल्दी, सभी को समझ में आ गया? इस मीटिंग का हमारे पास केवल 5 मिनट बचा है, तो आई थिंक बेहतर होगा कि हम अगले मीटिंग में इस तीनों को खत्म करें टेबल फॉर्म में, क्योंकि इस मीटिंग में हो नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए मैं इस सारी बातों को अगले मीटिंग में 15-20 मिनट में क्लास समेट लूंगा। ठीक है, आइए मिलिए अगले मीटिंग में, तुरंत क्रिएट करते हैं अगला मीटिंग। ठीक है, आइए मिलते हैं।